नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान संगीत के क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर चुके गिटार वादक म्यूजिक अरेंजर समानीशी राजेश जी मिश्रा। राजेश जी, आपका स्वागत है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आपको देवी अहिल्या की नगरी में एक शख्सियत बतौर देखा जाता है। जिस तरह से आपने संगीत के क्षेत्र में देश दुनिया में खूब नाम कमाए हैं, आप एक बिग अचीवर्स के रूप में पहचाने जा सकते हैं। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में, किस तरह आपके संगीत का सफर स्टार्ट हुआ था? संगीत का सफ़र तो अभी चालू है, और चूँकि अभी आप मुझसे स्टार के रूप में बात कर रहे हैं, मैं स्टार नहीं हूँ, अभी मैं एक सीख रहा हूँ, एक छोटा अदना सा कलाकार हूँ मैं जी। अब चूँकि इतने साल से करते जी, आपके सहयोग से कुछ छोटे मोटे कार्य करते करते आज हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं, और 20 वर्षों से हमारा ये सिलसिला चल रहा है जी, और आगे भी चलता रहेगा। शुरुआती दिनों की बात की जाए तो संगीत के क्षेत्र में कैसे आपका पदार्पण हुआ है, किससे प्रेरणा मिली आपको, वो कौन से मूल मंत्र सीख संस्कार मिले संगीत आपको संगीत की ओर अग्रसर किया? सबसे पहले तो संगीत कलाकार बनने से पहले एक अच्छा सुनकर होना बहुत ज़रूरी है। मैं संगीत को बचपन से बहुत प्यार करता था, रेडियो सुनने का मुझे बचपन से शौक था, विविध भारती आज भी मैं सुनता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक अच्छा सुनकार बना, अच्छा सुनकार बनने के बाद में फिर थोड़ा सा मुझे कलाकार बनने की प्रेरणा मिली। तो कलाकार बनने के लिए चूँकि हमारे राजू कुलपारे दादा अभी हमारे जिस दुनिया में नहीं है, तो उनके संपर्क में आया, उनके साथ में मैं उनके कार्यक्रमों में जाता था। तो उनके कार्यक्रम में जा के फिर मुझे भी एक स्टेज पे आने की कुछ सोचा मैंने कि आना चाहिए स्टेज पे। अब चूंकि हमारे ख़ानदान में तो दूर तक कोई कलाकार थे नहीं, हम खानदानी कलाकार नहीं है, इसलिए बड़े कलाकार नहीं बन पाए, छोटे कलाकार हैं। तो राजू कुलपारे दादा के सहयोग से कुछ हमने संगीत के प्रोग्रामों में जाना चालू किया। फिर राजू दादा ने मुझे संगीत सिखाया। राजीव राय जी मेरे गुरु है, मैक म्यूज़ वाले जी, उनके संपर्क में आके फिर मैंने उनसे गिटार सीखा, और धीरे धीरे अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मुझे मुंबई में जाके कहीं अच्छे गुरु से सीखना होता है, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। अभी आप गिटार ही बजाते हैं, आखिर गिटार ही क्यों सीखना पड़ा आपको? इसके भी पीछे एक कहानी हमने सुनी। गिटार में भी मैं बेस गिटार बजाता हूँ। गिटार में भी 3 गिटार होते हैं, हवाई गिटार होता है, बेस गिटार होता है, स्पेनिश गिटार होता है। उसमें मैं बेस गिटार बजाता हूँ। चूँकि मुझे रिदम का शौक था, मुझे रिदम सीखना था। मैं तबला सीखने का मुझे शौक था, मैं तबला नहीं सीख पाया पारिवारिक परिस्थिति की वजह से। ड्रम सीखने का शौक था, मुझे ड्रम किसी ने सिखाया नहीं इंदौर में, सिर्फ मुझे परेशान किया सिखाएंगे। तो चूँकि रिदम का मुझे सेंस अच्छा था, मुझे रिदम का मुझे शौक बहुत था, तो बेस गिटार मुझे राजू राय जी के ग्रुप में बेस गिटार की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे बेस गिटार सिखाया। और उन्होंने कहा कि बेस गिटार वही बजा सकता है जो रिदम का पक्का हो दिल से, अंदर से। तो उसका रिदम अगर पक्का होगा तो बेस गिटार अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बेस गिटार ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिदम भी आता है, जिससे मेलोडी भी आती है। बाकी गिटार रहता है वो मेलोडी प्ले करता है, बाकी बेस गिटार वो रिदम भी बजाता है और मेलोडी भी देता है, और वो पूरे सॉन्ग को वो बेस गिटार दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है उसको, और पूरी बॉडी बनाता है, गाने की पूरी बॉडी बनाता है बेस गिटार। तो बेस गिटार से ही मैं आगे बढ़ा। बेस गिटार चूँकि कोई इंदौर में सिखाता नहीं था, तो मैं बॉम्बे से जाके सीख के आया, और अभी भी यूट्यूब से सीख रहा हूँ, और अभी भी आगे सीखता रहूँगा। अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है अभी। बिल्कुल सही कहा। आपके संगीत के सफ़र की यदि बात करी जाए तो कितना फैल चुके हैं आप? जिस तरह से आप देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाके आपने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है, ग्रुप मेंटेन किया है, कहने कि आपको आमंत्रित किया जाता है जब भी कोई उम्दा आयोजन होता है संगीत का, उनको किस तरह से याद करते हैं, कहाँ जाना होता है? रविंद्र जैन साहब के साथ भी आपने काम किया हुआ है, कहने के विशेष आशीर्वाद आप पर रहा है उनका, जिसके कारण आपकी एक विशेष प्रगति हुई है। आप विदेशों में भी जाके अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, किस तरह बताना चाहेंगे? रविंद्र जैन जी दादू से संपर्क में मैं 2003-2004 में आया था मैं। उसके बाद में मुझे कुछ ज़्यादा संगीत में उन्होंने पहचाना नहीं है, बट मुझे कुछ अच्छा उनको ऐसा लगा कि कुछ अच्छा इंसान है, बच्चा अच्छा है। अच्छा। तो उन्होंने साथ में रखा, और मध्य प्रदेश में, इंडिया के बाहर भी, हम लंदन में भी शो करने गए थे, जब भी रविंद्र जैन जी साथ में थे, चिंतन भाई रविंद्र जैन साहब ने। तो दादू के साथ में मैं काफ़ी शोज़ किए हैं, उनके साथ में मैं फिल्मों में मैं तो नहीं रहा, बाकी फिल्मी शो जितने भी बाहर के भजन शोज़ किए हैं वो मैंने दादू के साथ में किए हैं मैंने। और इसके अलावा मैं देश विदेश की बात करूं तो देश विदेश में हमारा जाना जो हुआ वो हिंदी जो संगीत है उसकी वजह से जाना हुआ, क्योंकि हिंदी संगीत जो है अपना, हिंदी जो गाने हैं जो है ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बिल्कुल सही। आज भी लता जी, मुकेश जी और रफ़ी जी को आज भी सुनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं अपने, रफ़ीदा, किशोरदा, मुकेश जी, लता जी, आशा जी।
तो इनके नगमे आज भी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए क्या हैं। बात। तो इनके गाने ही हम बजाने वहाँ गए थे, हमारा कुछ म्यूज़िक नहीं था, इनका म्यूज़िक लेके हम वहाँ गए। जी। तो जितना भी श्रेय जाता है वो पुराने गानों पे जाता है कि पुराने गाने हमने तैयार किए तो हम देश विदेश में घूमे हैं। बाकी ऐसा तो कुछ हम इतने बड़े कलाकार नहीं, हम बहुत बड़े बड़े कलाकार इस दुनिया में हैं। तो इस हिसाब से सिलसिला हमारा चला। लंदन में हम गए थे, लंदन में हमने 6 महीने हमने शोज़ किए, लंदन से स्कॉटलैंड हमने शोज़ किए। फिर उसके बाद में इंडिया आने के बाद 2 साल बाद 3 साल बाद किसी ने लंदन में हमारा शो देखा था। जी। तो उसने कंबोडिया का एक इवेंट था वाटर फेस्टिवल। ओके। तो वाटर फेस्टिवल में हमारे एशिया से, इंडिया से भी नहीं, एशिया से हिंदी बैंड बुलाना था उनका। क्या बात। तो लंदन वालों ने कमेटी में बैठे थे, उन्होंने बोला था कि यार हमारा एड्रेस है, हमको एड्रेस है हमारे पास में, वो बहुत अच्छा बैंड था, इंदौर से आए थे वो, हम उनको बुलाते हैं। जी। तो इंदौर से एक बैंड गया, अमेरिका से एक बैंड गया, फ्रांस का एक बैंड था और कंबोडिया का एक बैंड था। सबको अपने अपने फिल्मी गाने बजाना थे उसमें। ओके। तो हमने हमारे फिल्मी गाने तैयार करके गए थे। तो हमारा चूँकि बहुत बड़ा स्टेज था उसमें, वो 3 से 4 घंटे का 3 दिन का परफॉर्मेंस था उसमें, बहुत बड़ा स्टेज। उसको फ्रांस में देखा, अमेरिका में देखा, लाइव चल रहा था वो। आप हमारी प्रस्तुति नहीं देखिए, आप ये देखिए कि हिंदी गाने कितने हिट हैं वहाँ पे। हम कजरारे वगैरह सब हम ऐसे तैयार करके गए थे। तो जब फर्स्ट डे हमारा जब नंबर आया, अमेरिका का बैंड हुआ, फ्रांस का बैंड हुआ, उसके बाद हमारा नंबर था, उसके बाद में कंबोडिया का बैंड था। तो जब हमने प्रस्तुति दी, प्रस्तुति देने के बाद में जब हम अपने होटल चले गए, फिर रात को आयोजक लोग आए, बोले सर आपको जितने भी व्यूज़ जितने भी मिले हैं और खूब लोग आपको देख रहे हैं, तो सबने डिमांड की कि आपका टाइम सेकंड डे बढ़ाया जाए। तो अमेरिका, कंबोडिया, फ्रांस का बैंड का थोड़ा थोड़ा टाइम उन्होंने कम किया और हमारा टाइम बढ़ाया। और हमको 6 गाने उन्होंने और बोले कि आप 6 गाने फिल्मी और तैयार कीजिए, वो कल से 2 दिन आप उसको 1.5 घंटे आपको समय है। तो ऐसा करके कंबोडिया में भी हमने किया। कंबोडिया जब हमने 3 दिन शो करने के बाद में जब हम पूरे शहर में जब घूमते थे, उसके अलावा हम वहाँ के स्टेट गेस्ट थे हम जी। तो हम जब घूमने जाते थे तो हमको सब देख के, उनको चूंकि हिंदी आती नहीं थी, बाकी कजरारे कजरारे करके हमको चिढ़ाते थे, ये कजरारे 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 कजरारे। तो ये हिंदी गाने की तासीर है, हिंदी गाने फेमस है जो हमने वहाँ जाके पेश किए, उसी से हमको आशीर्वाद मिला है। बाकी ठीक है। बिल्कुल रईस जी, बाकी आप कितना भी अपने आप को साधारण बताया, लेकिन आप असाधारण व्यक्तित्व के धनी तो है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो कहीं ना कहीं अहंकार से दूर होता है। आप नवाचार के लिए पहचाने जाते। आप वर्ल्ड म्यूजिक डे बनता था विदेशों में, आपने हिंदुस्तान में शुरुआत की, देवी अहिल्या की नगरी से शुरुआत की, वो किस तरह का संस्मरण है आपके जीवन का? लंदन में हम जब 6 महीने थे तो उसी बीच में 21 जून वहाँ पे आया। तो जब हम शोज़ करने जा रहे थे तो वहाँ देखा कि हर व्यक्ति अपने म्यूज़िक में खोया हुआ, गिटारिस्ट है और गिटार, वहाँ गिटार ज़्यादा फेमस है तो गिटार गा रहे हैं, ये सब गिटार लेके। तो हमने पता किया कि आज क्या है कि हर जगह देख रहे हैं कि चौराहे पे भी म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है सब। तो उन्होंने बताया ये विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया जाता है। तो हमको लगा, हमको तो पता ही नहीं था जी। हमने वो सब देखा, फिर हम इंडिया में आए। इंडिया में आके मैंने अपने भाई लोग जो साजिंदा भाई थे उनसे मैंने चर्चा किया कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाना चाहिए। तो बोले क्या होता है ये? तो मैंने विश्व संगीत दिवस होता है जो अपने को इंडिया में किसी को नहीं मालूम था, बाकी फॉरेन में बनता है ये। तो फॉरेन में हमारे म्यूजिशियन भाई गए थे, उन्होंने बोला हाँ यार अपन भी ऐसा करेंगे। तो हमने फिर वो म्यूज़िक का प्लानिंग किया, वो वर्ल्ड म्यूज़िक डे बनाने का प्लानिंग किया। अब उसके लिए हम हॉल में अगर करते तो आम जनता हम उसको जोड़ नहीं पाते। बिल्कुल। तो हमने लाल बाग देखा, छतरी देखी और गांधी हॉल देखा। बिल्कुल। तो इन तीनों में से क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी धरोहर पे हम करें, विश्व संगीत दिवस बनाए, हमारी धरोहर पे बनाए। तो हमने जाके फिर छतरी फाइनल की, क्योंकि चूँकि छतरी के पास में इमली बाज़ार मेरा वहाँ जन्म हुआ है, तो छतरी मेरे को निगाह में थी। तो हमने छतरी पे हमने कार्यक्रम शुरुआत किया। हमने 3 घंटे का शो नहीं स्टार्ट किया, हमने लगा कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाना है तो वहाँ भी सब पूरे 12 घंटे का मनाते हैं, तो हमने 24 घंटे का वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया। 24 घंटे। तो फर्स्ट ईयर जो था हमारे उसमें सिर्फ हम 5 ही कलाकार थे, बाकी सुनकार बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे और उनको बहुत रिस्पांस मिला। अगले साल से शहर के कलाकार हमसे जुड़े। एक हमारे नासिर भाई हैं, नासिर भाई वो होटल में गाते थे, रात को 2 बजे वो फ्री होते थे। अब देखिए कि 2 बजे फ्री होने के बाद में फिर वो आते थे और 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गाते थे। 2 बजे से 4-5 बजे तक तो वो फिल्में गाते थे। और आप देखिए जात के मुस्लिम, बाकी ये विश्व संगीत दिवस की तासीर है। वो सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 से 7 होता था, 5:30 बजे से लेकर 1.5 घंटा वो प्योर भजन सुनाते थे भोलेनाथ जी के। और ये तो ये संगीत की तासीर है और ये अपने मालवा का संगीत है। यहाँ पे ये इंसानियत है कि यहाँ पे मुस्लिम भजन गाते हैं और जो हिंदू जो है वो कव्वाली गाते हैं। क्या बात है, खूबसूरत है। और कहने की अगुवाई जब नवाचार की होती है और अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति आगे आके करते तो परिणाम इतने ही सुखद और सार्थक देखे जा सकते हैं। आप म्यूजिक अरेंजर्स के नाम से पहचाने जाते हैं, इस सेगमेंट में खूब काम कर रहे हैं। आखिर होता क्या है, किस तरह से अरेंज करते हैं? म्यूजिक अरेंजर चूँकि एक महत्वपूर्ण एक पद होता है, संगीत का पार्ट है वो।
अब चूंकि फिल्म में संगीतकार अपने गाना बना देता है, अब उसको जब हम शो जब हम करते हैं, आज आपने देखा होगा, आप यहाँ रिहर्सल पे आए होंगे या दिल्ली से समीर सेन जी का हम शो कर रहे हैं, तो उनके गाना हमको सेट करना, उनको सेट करके, उनको सिंगरों को भी सेट करके, फिर सिंगर हम सबको उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर उसको प्रेजेंट करना। तो यही गानों का जब हम सेटिंग करते हैं, इसका एक व्यक्ति होता है जो अच्छे म्यूजिशियन सिलेक्ट करता है, अच्छे सिंगर सिलेक्ट करता है, तो वो एक म्यूज़िक अरेंजर पार्ट रहता है। वो म्यूज़िक अरेंजर पार्ट पूरा करता है कि भैया ये सिंगर होना चाहिए, ये सिंगर ये गाना अच्छा गाएंगे, म्यूजिशियन में इतने म्यूजिशियन होना चाहिए, गिटारिस्ट होना चाहिए, 2 कीबोर्ड होना चाहिए, 1 कीबोर्ड होना चाहिए। ये एक अरेंजर ही डिसाइड करता है कि क्या अच्छा होना चाहिए, बजट के अनुसार होता है, ये अरेंजर का काम होता है। वैसे ही म्यूज़िक डायरेक्टर में जब संगीत हम फिल्म गाना बनाते हैं, तो म्यूज़िक डायरेक्टर तो हारमोनियम पे सिंगर को लेके कंपोजिशन कर लेते हैं। अब उसका मेन काम आता है म्यूज़िक अरेंजर का। तो म्यूज़िक अरेंजर उसको धुन को सुनता है, फिर धुन में तबला लगेगा, ड्रम लगेगा, इसका बीच के म्यूज़िक क्या बनेगा, वो म्यूज़िक अरेंजर बनाता है पूरा, और जाके फिर एक पूरा पेश होता है गाना, पूरा बनता है और गाने की प्रस्तुति होती और छा से जाता है फिर म्यूजिक के लिए। श्रोता हर चीज़ को सुनना चाहता है। जब हर तरह का वाद्य यंत्र उसके कानों में पड़ता है तो उसका हृदय जो है कहीं ना कहीं प्रफुल्लित सा हो जाता है। आपको अचीवर्स के रूप में भी देखा जाता है, कितने इनाम पा चुके, किस तरह के पुरस्कार आपके नाम हो चुके हैं आज तक? पुरस्कार, चूँकि हम लाइट म्यूज़िक के हम कलाकार हैं, तो सरकारी पुरस्कार तो हमें कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो क्लासिकल के खाते में ही जाता है। तो हम तो चूँकि लाइट वाले हैं, बट जैसे रफ़ी अवार्ड है, उज्जैन में केशव राय जी ने मालवा कला सम्मान दिया है, वो एक अवार्ड है। एक हमको जबलपुर का एक अवार्ड मिला हुआ है, भूरे खासा ऐसा कोई अवार्ड था, वो मिला हुआ है। ऐसे अवार्ड कुछ ज़्यादा मिले नहीं, बट लोगों का प्यार बहुत है, लोगों ने हमको पसंद बहुत किया है, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। सही बात है, कृतित्ववान व्यक्ति को यही चाहिए होता है कि कला का सम्मान हो, कलाकार का सम्मान हो, और कलाकार को लगातार काम मिलते रहे, साथ ही कला जिंदा रहे। आप जन्मदिन में मना रहे हैं आज, देखा जाए तो किस तरह जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगले आने वाले साल में किस तरह कैलेंडर फिक्स किया है एक म्यूज़िक अरेंजर के रूप में कि आपको इंदौर जैसी नगरी में, जो कि महानगर पहले ही कागज़ों पर ना हो लेकिन दिलो दिमाग में, इंदौर शहर को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और सबसे संस्कृति प्रेमी शहर कहा जाता है। जी। जन्मदिन मनाया जाता है खुशी से, और जन्मदिन मनाने की दोहरी खुशी जब होती है साथ में, जब अपने माँ बाप हो जिन्होंने हमको जन्म दिया, और जब माँ बाप हमको इस दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं, तो वो जन्म उत्सव का उत्साह ही सब चले जाता है। तो चूँकि पापा मेरे बचपन में गुजर गए थे, मम्मी अभी कुछ वर्षों पहले चली गई, जब से जन्मदिन का कुछ उत्साह तो नहीं रहा। अब ये रहा कि जन्मदिन के दिन क्या अपन सत्कार्य कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं। तो आस्था आश्रम में सुबह मुझे जाना है, हमारे चटर्जी दादा, प्रभात दादा है, उनसे आशीर्वाद लेना है। कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी मौसी है, माँ की जगह मौसी है, मौसी से आशीर्वाद लेना है, और बस ऐसे म्यूज़िक का कुछ करना है। ऐसा कुछ स्पेशल हम कुछ खुशी मतलब आपके द्वारा एक बहुत अच्छा पुनीत कर्म किया गया है, यूँ कहे कि प्रभात दादाजी के को लेकर आपकी अगुवाई में कहीं ना कहीं एक बार फिर पुनः उनके जीवन का सम्मान लौटाने का प्रयास किया। वो उनका सम्मान, उनका हक था जी। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो उनको देख के परेशान हो गया था कि इतनी महान हस्ती का ये हाल हो सकता है। मुझे पता नहीं था कि प्रभात दादा इस दुनिया में हैं, बट मुझे किसी ने बताया कि प्रभात दादा, ऐसा नहीं बताया था, उन्होंने कहा था कि ठंड आ रही है, किसी के लिए जर्किन चाहिए। तो मैंने बोला यार जर्किन क्या साइज़ की लगेगी, तो उसने बताया कि यार वो प्रभात दादा को आपने देखा है? तो मैंने कौन प्रभात दादा? बोले वो चटर्जी ऑर्केस्ट्रा वाले जी। और तो मैंने वो जिंदा है? तो बोले हाँ जिंदा है, बहुत ख़राब हालत में है। मैंने यार उनको मुझे कल लेके चलो, और उनके लिए पुरानी जर्किन नहीं, उनके लिए नई जर्किन लेके जाएंगे, क्योंकि वो बादशाह थे, संगीत के बादशाह, मैंने स्टेज के बादशाह। हम तो उनके मुकाबले 5% भी नहीं है जो उन्होंने बादशाही देखी है, उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। तो हम फिर उनके पास में गए, उनकी हालत देखी, फिर वही हुआ कि हमने जब उनको जर्किन देना चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अरे बोले मैं किसी की उतरी हुई जर्किन नहीं पहनूंगा, आप क्या समझते हो मुझे, मैं वो ये हूँ। उन्होंने जो उनका जो बादशाही थी वो बताई। फिर हमने निवेदन किया पेपर कि दादा ये आपके लिए नहीं लेके आए हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे ही सब सीख के हमने थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, उस पैसे से लेके आए और आपको पहनना ही पड़ेगी। फिर उनको वो पहनाई, और फिर उनको लेके बहुत परेशान थे क्योंकि बहुत बदहाल ज़िंदगी जी रहे थे, और मैं खुद टेंशन में आ गया था कि यार अब ज़िंदगी दादा की कैसे निकलेगी। वो तो इंदौर के कलेक्टर साहब को सज्ञान में आया, और मैंने क्या करा था कि उसको सिर्फ अपने दोस्तों के लिए फेसबुक पे मैंने डाला था उसको, सिंपल सा कि यार हमारे प्रभात दादा आज भी ठीक हैं। उनकी बदहाली नहीं डाली थी मैंने कि आज प्रभात दादा आज भी हैं, हम सब उनसे मिलेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, उनको भी मिलेगी और हमको भी खुशी मिलेगी, ये मैंने डाला।
ये डालने के बाद कुछ पत्रकार जो उनको जानते थे पुराने ज़माने के, उन्होंने बोला यार प्रभात दादा से हमको मिलना है। तो नई दुनिया के और प्रभात किरण के पत्रकारों को वहाँ ले जाके उनकी बदहाली ज़िंदगी दिखाई, वो उन्हें एज इट इज़ वैसी की वैसी लिख दी। वो कलेक्टर साहब को समझ में आया और कलेक्टर साहब हिल गए। कलेक्टर साहब को लोगों ने बताया कि सर ये बहुत महान हस्ती है। तो कलेक्टर साहब जो समय सिंह कलेक्टर साहब अपने बहुत मनीष जी का बहुत एहसान है हमारे कलाकारों पे। उस मनीष जी ने स्पेशली पर्सनली उसको इशू बनाते हुए और उनको दादा को वहाँ से उठाया और आज आस्था आश्रम में दादा इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं कि इतनी अच्छी ज़िंदगी मैंने सोचा भी नहीं कि दादा को कभी मिलेगी। वो आज दादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो एक कलाकार होने के नाते, एक अदना से छोटे से कलाकार होने के नाते, मैंने एक जो महान कलाकार है उनको उनकी अच्छी जगह पे पहुँचाया। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया। बिल्कुल सही कहा राजेश जी आपने कि आपने स्वयं का दायित्व जो है उसका निर्वहन किया। और आज के दौर में वाकई इतनी सहृदयता वाले कलाकार भी कमी देखे जाते हैं, लेकिन आपका दिल धड़कता है। वरिष्ठ कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात है। जन्मदिन के मौके पर प्राइम टॉक की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने एक शख्सियत बतौर प्राइम टॉक से चर्चा की, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।